वियतनाम का भी तो बॉयकॉट हुआ है उसने, मगर क्या वो मुल्क ख़त्म हो गया है? अगर ज़ारून साहब की नज़र इकोनॉमिक अफेयर्स पर रही है तो इन्हें मालूम होगा कि वियतनाम की इकोनॉमी तेज़ तरीन तरक्की करने वाली इकोनॉमी में से एक है और अमेरिका के अपने सरमायाकार गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो भी इस बॉयकॉट को ख़त्म कर दे। और अमेरिका ने तो चाइना को भी बॉयकॉट किया हुआ था। क्या चाइना ख़त्म हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका अब चाइना के साथ रिश्ते सुधारने के चक्कर में है और इस सिलसिले में वो अपनी मदद के लिए बकौल आपके करप्ट पाकिस्तान की मदद तलब कर रहा है। इन्होंने कहा था कि हर पाकिस्तानी अमेरिका जाने के चक्कर में होता है, तो इसमें बुरी बात क्या है? हर एक को हक होता है कि बेहतर से बेहतर के लिए जद्दोजहद करे। फिर भी जो पाकिस्तानी अमेरिका पहुंच जाते हैं वो वहां की तरह फॉरेन अकाउंट नहीं खुलाते। इन्होंने मेरे ख्यालात के इसलिए अहमकाना करार दिया क्योंकि वो इनकी तरह प्रो अमेरिकन नहीं थे। इनकी अपनी सोच आज़ाद ज़मीन पर रहते हुए भी गुलामाना है। इनके लिए तो बस यही कहा जा सकता है कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, अगर हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। क्लास में छाई हुई खामोशी उसके शेर पर मिलने वाली दाद से टूटी थी। मैं बिल्कुल साकित और खामोश था क्योंकि कहने या करने के लिए उस वक्त मेरे पास कुछ था ही नहीं। सर अबरार ने उससे कहा था, कशफ, मैं आपके नज़रियात की तायीद करता हूँ क्योंकि वो ठोस हकीकत पर बनी है। मैं जैसे जहन्नुम में दहक उठा था। मुझे याद नहीं कि इसके बाद क्लास में किसने क्या कहा। हाँ, सर अबरार की क्लास से निकलने के बाद जी तो मेरा ये चाह रहा था कि उसे कुर्सी समेत उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया और उसके पास रखी हुई कुर्सी को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया। मैं क्लास से निकलने के बाद सीधा सर अबरार के कमरे में पहुंचा था। मुझे देख वो फौरन हैरान नहीं हुए, शायद वो भी मेरी आमद की तवक्को कर रहे थे। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं जाते ही उनसे कहा था। मैं क्या अच्छा नहीं कर रहा हूँ? मुझे उनके इत्मीनान पर मजीद गुस्सा आया। आप उसे मुझसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसे कुछ भी कहने से नहीं रोकते और मेरी ठीक बात को काट देते हैं। फिर हर बात पर उसकी तारीफ करते हैं, चाहे वो कितनी भी आम सी बात क्यों ना हो, लेकिन मेरी तारीफ आप कभी नहीं करते। हाँ, वो किसी भी चीज़ में तुम्हारे पासंग नहीं है, फिर भी वो तुम्हें लाजवाब कर देती है, बल्कि ये बेहतर होगा कि तुम्हारा हश्र नश्र कर देती है। सर अबरार उसे इत्मीनान से बातें कर रहे थे। उनकी बातों पर मेरा ब्लड प्रेशर और हाई होता जा रहा था। सर, आपकी क्लास में वो इतनी बकवास नहीं करती है, किसी और जगह नहीं बोलती। मेरी आवाज़ बहुत बुलंद थी, इसलिए सर अबरार के तेवर एकदम बदल गए थे। बिहेव योरसेल्फ, तुम किसी कबाड़ी की दुकान पर नहीं खड़े हो जो इस अंदाज में बात कर रहे हो। पिछले 5 मिनट से मैं तुम्हारा बकवास सुन रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें गोद में लेकर क्लास में बिठाऊं? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनके लहजे में आने वाली तब्दीली ने मुझे बहुत तकलीफ पहुँचाई। आप मेरे प्रोफेसर हैं और कुछ नहीं, तो आज से पहले आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? सर, इस एक लड़की के लिए आप मुझे ये कह रहे हैं? अगर मैंने आपको सिर्फ प्रोफेसर ही समझा होता तो कभी आपके रवैये की शिकायत करने न आता, क्योंकि किसी भी टीचर के अच्छे बुरे रवैये का मेरी ज़ात पर कोई असर नहीं होता और ना ही मुझे उससे कोई तवक्को है। मगर बात तो आपकी हो रही है, सिर्फ आपकी। बैठ जाओ ज़ारून, ज़्यादा जज्बाती मत बनो। मेरी लंबी तकरीर के जवाब में उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था, मैं तब तक यहाँ नहीं बैठूंगा जब तक आप अपना रवैया नहीं बदल देते। बैठ जाओ और ज़्यादा ड्रामा मत करो। इस बार उन्होंने मुझे झिड़क दिया और मैं खामोशी से कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गया। देखो ज़ारून, तुम मुझे इस कदर अजीज़ हो, कोई और दूसरा नहीं हो सकता। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त के बेटे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम शुरू से ही मेरे बहुत करीब रहे हो। मेरा अपना कोई बेटा नहीं है और मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा ही समझा है। अगर इस किस्म का रवैया तुम्हारा साथ रख रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुम अपने पर तनकीद बर्दाश्त करते, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तनकीद बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी तुम्हें तारीफ़ की ज़रूरत ही क्या है? तुम जिस हद तक मुकम्मल हो तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन कशफ को तारीफ़ की ज़रूरत है। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वो बहुत सी मुश्किलात का मुकाबला करते हुए यहाँ पढ़ रही है।
تھوڑی سی حوصلہ افزائی اسے سنوار سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی ساری توقع تعلیم پر رکھے، یہاں کا خراب ماحول کی بھینٹ نہ چڑھے۔ وہ بہت معصوم ہے، پتہ ہے کبھی کبھار وہ مجھے ایک ننھے سے چکن کی طرح لگتی ہے۔ وہ ننھا چکن نہیں، چکن پاکس ہے۔ آپ نے اسے بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایسا بات کر رہی تھی جیسے مجھے تو 10 سال پہلے پھانسی دے دینی چاہیے تھی۔ میں سر ابرار کی بات پر غصہ سے تلملا اٹھا، لیکن وہ ہنسنے لگے۔ تم پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، تم ناقابل اصلاح، آئندہ اس قسم کی فضول باتوں کے لیے میرے پاس مت آنا۔ میں اگرچہ کافی ناراض ہو کر ان کے پاس سے آیا تھا، لیکن ان کی باتوں نے مجھے میرے کام کی بات بتا دی تھی۔ سر ابرار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑی معصوم اور پاک باز لڑکی ہے جسے ابھی کالج کی ہوا تک نہیں لگی، حالانکہ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسے ابھی کالج آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کالج کے رنگ میں رنگ جائے گی، کیونکہ نہ وہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ ہی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ میں اس کے امیج کو اس طرح خراب کر دوں گا کہ اس کی معصومیت کا تاثر ختم ہو جائے گا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ سر ابرار اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی عام شکل و صورت کی لڑکی کے ساتھ افیئر نہیں چلایا، اب میرا یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا سب سے آسان شکار ہوگی، کیونکہ اس جیسی مڈل کلاس کی لڑکیاں تو ہم جیسے لڑکوں کی مسکراہٹ سے ہی متاثر ہو جاتی ہیں، اور میری طرف سے ملنے والے چند تحفے انہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں اور شادی کر کے انہیں اپر کلاس میں لے جائیں گے۔ مجھے بھی دیکھنا ہے کہ یہ مڈل کلاس کی یہ لڑکی میری پیش قدمی پر کس قدر مزاحمت کر سکتی ہے۔ آخر تو وہ پھنس ہی جائے گی، میں جانتا ہوں۔ فرینڈس، اگر آپ کو میری یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میری اسٹوریز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔